हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं महर्षि अनुराग सर आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों के फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पर, जहां पे आपको मिलती है 110% जेन्युइन नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये बात बता देना चाहता हूं कि हम लोग पिछले पार्ट 1 में अपने तीनों जो इंपॉर्टेंट लिविंग थिंग्स के तीनों इंपॉर्टेंट जो फीचर थे वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा फीचर जिसका नाम है संवेदनशीलता या फिर कॉन्शियसनेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। संवेदनशीलता या फिर कॉन्शियसनेस, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। देखिए हमारी जो एनसीईआरटी है ना वो बिल्कुल लाइन बाय लाइन चल रही है। आप चाहे तो इसे बिल्कुल इसे रट लो। तो इसीलिए बस आप लोगों के लिए ये स्पेशल बैच लेके आया हूं मैं, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये बैच बहुत ही सोने पे सुहागा है। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लोग इसको विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ये मेरी जो वीडियो है ना वो अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होगा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कॉन्शियसनेस, जिसे हम लोग कहते हैं संवेदनशीलता। हमारी एनसीईआरटी लिखती है सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं उनके प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। अब देखिए जैसे कोई भी है वो पर्यावरण के प्रति क्या होगा, संवेदनशीलता प्रकट करेगा। जैसे पौधों को आपने देखा है, ज्यादा तापमान मिल जाता है तो उनमें से क्या पानी निकलने लगता है। ज्यादा पानी अगर दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो सड़ने लगते हैं। ऐसे क्या होता है, वो भी अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। और जानवरों में देख लीजिए, जैसे जानवरों में अगर तेज रोशनी अगर हम लोग डालते हैं टॉर्च की तो उनकी आंखें कैसे ऐसे चकमकाने लगती है। और जैसे अमीबा हो गया, अमीबा को अगर तेज रोशनी दे तो वो क्या करते हैं, अपना रिएक्शन देना शुरू करेगा। और अगर बात कर लें किसी हायर एनिमल की, अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, डराते हैं या फिर उसको मारने दौड़ते हैं तो वो भी क्या करता है, हम पे अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी अपना रिएक्शन देता है। यानी कि पर्यावरण। अब देख लीजिए बात कर लेते हैं ह्यूमन बीइंग्स की। ह्यूमन बीइंग्स को अगर तेज बारिश अगर आ जाए तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करेगा, वहीं पे ऐसे खड़ा रहेगा? नहीं, खड़ा नहीं रहेगा, वो अपने छुपने के लिए जगह देखेगा। अभी ठंड पड़ने लगे तो क्या वो ऐसे ही चौड़ा होकर चलना स्टार्ट करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, ऊनी वस्त्र पहनेगा, गर्म कपड़े पहनेगा। तो हम लोग भी क्या करते हैं या फिर अदर एनिमल्स क्या करते हैं, पर्यावरण के प्रति क्या करते हैं, अपना एक्शन पे रिएक्शन देना शुरू करते हैं। वही कहलाता है हमारा संवेदनशीलता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। अब देखिए हम लोग को कैसे मालूम चलता है कि हमारा पर्यावरण चेंज हो गया है, हमारा एनवायरमेंट चेंज हो गया है, अपने संवेदी अंगों से। और ह्यूमन बीइंग्स या फिर अदर एनिमल्स जो होते हैं उनके संवेदी अंग क्या क्या होते हैं, देखिए नोज, आईज, टंग्स, हमारी स्किन्स, ठीक है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, संवेदी अंग है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। नेक्स्ट है पौधे प्रकाश, पानी, ताप तथा अन्य जीव जो होते हैं प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई भी प्रदूषण है तो क्या है, सबके लिए डिसएडवांटेज है, सबके लिए डिसएडवांटेज है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो गया, चाहे प्लांट्स हो गया या फिर चाहे एनिमल्स हो गया, उन सबके लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी प्रतिक्रिया दिखाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखाते हैं। अब देखिए चाहे वो प्रोकैरियोट यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो भी क्या करते हैं, वो भी पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया दिखाना शुरू करते हैं या फिर पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते ही दिखाते हैं। नेक्स्ट अब देखिए पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करते हैं। कि चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो, उनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर मौसम होता है जिसमें वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मुर्गी का अंडा क्या होता है, सीजनल होता है। क्या होता है, सीजनल होता है। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सीजनल होता है तो हम लोग को ये खाने को कब कब मिलता है,
रेगुलर मिलता रहता है। और मुर्गी का जो सीजन होता है ना अंडे देने का, वो आपका अक्टूबर से लेके जनवरी तक का ही टाइम होता है, यानी ठंडे ठंडे का मौसम जो होता है वो उसमें क्या करती हैं, अंडे देती हैं। अब आप कहेंगे मुर्गी तो अंडा रोज देती है, कैसे? देखिए, दो तरह के अंडे मार्केट में आते हैं। पहला अंडा है फर्टिलाइज एग, दूसरा होता है नॉन फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग आपको मिलेगा ठंडियों में, और नॉन फर्टिलाइज एग क्या होगा, परमानेंट क्या होगा, मिलता रहेगा मिलता रहेगा। जो हम लोग यूज करते हैं एग, वो कैसा होता है, वो अनफर्टिलाइज एग होता है। इसी वजह से उसमें से बच्चे नहीं निकलते हैं, चाहे आप उसको कितने भी दिन गर्माहट दीजिए या फिर खुद बैठ जाइए सेने के लिए, पर उसमें से क्या होगा, मुर्गी के बच्चे नहीं निकलेंगे। बट जो सीजनल होता है ना, सीजनल एग जिसे कहते हैं, उसमें से क्या होता है, उसको आप अच्छे से लाइट टेम्परेचर दे के उससे क्या होगा, मुर्गी के बच्चे निकाल सकते हैं। उससे मुर्गी के बच्चे क्या होते हैं, निकल जाएंगे। तो वो होता है सीजनल, और ये होता है परमानेंट वाला, यानी कि फर्टिलाइज एग एंड नॉन फर्टिलाइज एग। ओके, नेक्स्ट है, मानव ही ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत तथा स्वयं से चेतन है, स्वचेतन है। अब देखिए, मानव ही ऐसा है जो क्या है, अपने आप के बारे में जानता है। और सब जानवर अपने आप के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मानव ही क्या है, वो अपने आप के बारे में भी जानता है और दूसरों के बारे में भी जानता है, यानी कि अपनी फीलिंग्स भी समझता है और दूसरों की फीलिंग्स भी समझता है। नेक्स्ट क्या है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए एक अभिलक्षण हो जाती है। इसलिए चेतना क्या है, यानी कि चेतना वो वाली चेतना नहीं, चेतना आंटी नहीं या फिर चेतना बहन जी नहीं, ये चेतना है आपका संवेदनशीलता वाली। वो से चेतना क्या होगी, उसी से क्या होगा, वो परिभाषित करने का एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, लिविंग थिंग्स का, यानी कि कॉन्शियसनेस क्या होगा, मेन यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप समझ रहे हैं? तो ये था हमारा कॉन्शियसनेस। लिविंग थिंग्स के चारों पार्ट को हम लोग ने कवर कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं जीवों में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। इससे हम लोग समझ पाएंगे कि कितने विविध विविध प्रकार के हमारे देश में, ठीक है, हमारे धरती पे जानवर हैं, लोग हैं। इसको समझने के लिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और इस टॉपिक का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं और आपको नेक्स्ट का टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। अब हमें पढ़ना है जीवों में विविधता या डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्या पढ़ना हम लोग को, जीवों में विविधता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम लोग अभी के अभी कवर करेंगे। और देखिए क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी में, यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की अनेकों किस्में दिखाई देंगी। कि आप अगर इधर अपने ही कॉलोनी में या अपने ही स्टेट में या अपने ही गली मोहल्ले में देखते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारे पेड़ पौधे की वैरायटियां मिल जाती हैं और बहुत सारे जीव जंतुओं की वैरायटियां मिल जाती हैं, जो कि उनमें से कुछ जीव जंतु आपके गली मोहल्ले में घूमते भी होंगे, लेकिन क्या है, उनमें उनकी किस्में अलग है, उनकी क्या है, वैरायटीज अलग हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है, बहुत सारे ऐसे भी जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस दुनिया में क्या है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गए, कुछ प्रोटोजोआ हो गए, ठीक है, ये ऐसे जीव हैं वो हम लोग को आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उनको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट, ठीक है, पॉइंट क्या है, अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीजों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक हो सकती है। देखिए, इस धरती पे अभी तक जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे खोजे गए हैं ना, उनकी संख्या 1.7 टू 1.8 मिलियन हो सकती है। यानी कि अभी तक केवल हम लोग को 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की क्या है, लिखित में हम लोग के पास है उनका वर्णन, उनके बारे में केवल लिखित में है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक। और बहुत सारे ऐसे अभी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जिनके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है। अब देखिए, समुद्र की बात करते हैं हम लोग, जो सी की बात करते हैं, तो समुद्र में ऐसे अभी भी अनेकों प्राणी हैं जिनके बारे में हम लोग को कुछ पता ही नहीं है, जिनके बारे में हम लोग के पास वर्णन ही नहीं है, जिसको हम लोग जानते भी नहीं है। लेकिन क्या है, वो सब अभी जीव हैं। अभी जो एनसीईआरटी आपकी है ना, वो 2006 की है, ठीक है, अभी अपडेट नहीं हुई है।
तो ये जो आंकड़ा है ना, ये 2006 का है। अगर 2022 का लेंगे तो हो सकता है कि कुछ जीव जंतु क्या हो और पेड़ पौधे बढ़ भी गए हों, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में हम लोग को पता ही नहीं है। लेकिन आपके एनसीईआरटी जो लिखती है आपको वो पढ़ना है। 1.7 टू 1.8 मिलियन अभी स्पीसीज, किसकी स्पीसीज? प्लांट्स की एंड एनिमल्स की स्पीसीज के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। जिस धरती पे, ठीक है, बहुत तरह के जीव जंतु मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे, उसमें हम लोग क्या कहेंगे? जीव विविधता ही तो कहेंगे। एक जीव दूसरे जीव से क्या करता है? मैच नहीं करता है। दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आम का पेड़ और केले का पेड़, दोनों सेम है क्या? आम से आम निकलता है, केले से केला निकलता है। दोनों क्या है? दोनों की स्पीसीज क्या है? अलग हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे जैसे हम नए तथा पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, नए नए जीवों का पता लगता रहता है। अगर हम लोग नए नए जगहों और किसी पुराने जगहों की खोज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? हम लोग को नए नए जीव तथा पेड़ पौधों मिलते रहेंगे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? नए नए जगहों की खोज करना चाहिए। और कोई ऐसा पुराना जगह हो जहां पे कोई नहीं आता जाता है, जहां पे सालों से, मतलब कि 100 साल से, 200 साल से, 1000 साल से क्या है, कोई गया ही नहीं है, उस जगहों पे जाने से हम लोग को नए नए जीव मिलते हैं और नए नए पेड़ पौधे मिलते रहते हैं। नेक्स्ट, विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी, बहुत सारे, यानी कि इतने सारे हैं, कई मिलियन। यहां पे एनसीईआरटी क्या लिखती है? 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन। यह संख्या हो सकता है कि 4 मिलियन, 8 मिलियन या फिर 20 मिलियन भी हो सकती है, लेकिन हम लोग को इसके बारे में नहीं पता है। विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं और हम क्या है? हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम जानते हैं। हम लोग कह देते हैं अरे केले का पेड़, अरे आम का पेड़, तो ये क्या है? स्थानीय नाम है। नेक्स्ट लाइन, ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते रहते हैं। हो सकता है कि हम लोग अपने यहाँ पे यूपी में हम लोग डॉग को कुत्ता बुलाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बिहार जाने पे क्या बोले उसे, बताइए? बिहार जाने पे उसे कुकुर बोल सकते हैं, बंगाल में कुकुरा बोल सकते हैं, कुकुर बोल सकते हैं। उसी तरह जिस प्याज को, ठीक है, जिस ओनियन को हम लोग यूपी में अपने स्टेट में प्याज बोलते हैं ना, प्याज, उससे महाराष्ट्र में क्या बोलता है? कांदा बोलता है। कांदा, कांदा ले लो, वो बोला जाता है। इसी तरह क्या होता है? स्थानीय, यानी कि एक ही देश में रहने के बाद सोचो जब इतनी विभिन्नता आ जाती है हमारे शब्दों में, जिस डॉग को हम लोग अपने यूपी में कुत्ता बोलते हैं, उसी डॉग को बिहार में कुकुरा बोलते हैं या कुकुर बोलते हैं। जिस प्याज को हम लोग, जिस ओनियन को हम लोग अपने यूपी में प्याज बोलते हैं और महाराष्ट्र में क्या होता है? कांदा बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है? स्थानीय स्थानों के अनुसार नाम क्या होते हैं? बदल जाते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह अपने नाम से सारे विश्व में जानता है। अब साइंटिस्टों ने क्या किया है? प्रत्येक जीव का एक नाम रख दिया है और ऐसा नाम रखा है जिससे वो सारे विश्व में क्या होगा? जाना जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। क्या है? इस प्रक्रिया, जो साइंटिस्टों ने ये नाम रखने की पद्धति बनाई है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाम पद्धति। इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और नाम पद्धति तभी संभव है, अब देखिए नाम पद्धति कब संभव है? जब जीव का वर्णन सही हो, यानी किसी जीव का हम वर्णन कर लें। अब एग्जांपल लेते हैं कुत्ता। कुत्ता का वर्णन करना तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि कुत्ते के दांत नुकीले होते हैं, कुत्ता क्या करता है? भौ भौ करके भौंकता है। और क्या होता है? कुत्ते की 4 टांगें होती हैं, एक पूंछ होती है। और हम जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। अगर ये कैरेक्टर मैं बता रहा हूं, भौंकने का काम और दुम हिलाने का काम कौन करता है? कुत्ता ही करता है। तो ये नाम क्या हुआ? नाम पद्धति के अनुसार बिल्कुल फिट बैठा, तो इसका नाम क्या होगा? कुत्ता होगा। ओके, इसे क्या कहते हैं? पहचानना कहते हैं। जब इतना कैरेक्टर हम लोग जान गए कि कुत्ते के दांत होते हैं बड़े बड़े और कुत्ता क्या करता है? भौंकता है और दुम हिलाता है, तो इसे हम पहचान चुके हैं कि वो कौन सा जानवर है। ओके, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूं आपको। चलिए आगे के पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है। आगे के पॉइंट में लिखा है,
अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। यानी कि हम लोग को नाम में कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक वैज्ञानिक नाम देने की एक प्रक्रिया बनाई है, ताकि सभी जीवों का एक वैज्ञानिक नाम हो, जिसकी वजह से वो क्या हो, पूरे संसार भर में एक ही नाम से जाना जाए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इस प्रक्रिया को विश्व के सारे वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। अब जो वैज्ञानिक नाम वाली प्रक्रिया है ना, इस पे सारे वैज्ञानिकों की रजामंदी थी, तभी क्या हुआ, वैज्ञानिक नाम बनाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज किसी एक जीव का पूरे संसार में एक ही नाम होता है, उसके अलावा कोई नाम नहीं होता है। आगे क्या लिखा है, पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम या कसौटी है, जिनको, अब देखिए पौधों, एक संस्था ऐसी बनाई गई है जो क्या करेगी, पौधों का वैज्ञानिक नाम देगी। पौधों, जैसे मान लीजिए कोई पहचानता है, कोई उसका विशेषीकरण करता है या कोई कुछ भी करता है, तो अब उसका एक वैज्ञानिक नाम देने का काम कौन करेगा, एक संस्था बनाई गई है पौधों के लिए, जिसका नाम है ICBN। क्या नाम है, ICBN, ये शॉर्टकट नाम है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक ऐसी संस्था है जो पौधों का वैज्ञानिक नाम देने में हेल्प करती है, या जो पौधों को वैज्ञानिक नाम देती है, उसका एक पर्टिकुलर वैज्ञानिक नाम, और वो नाम केवल उसी पौधे का होगा, उसके अलावा किसी पौधे का नहीं होगा पूरी दुनिया में। तो वो नाम कौन देता है, वो नाम देता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। शॉर्टकट में क्या कहेंगे, ICBN। आप लोगों के एग्जाम में ICBN का फुल फॉर्म जरूर पूछता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर, याद रखिएगा, फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इस बात को पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां पे फॉर लगा है, भूलिएगा नहीं। बोटेनिकल में क्या लगेगा, फॉर लगेगा। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया है। उसी तरह सेम नेक्स्ट पॉइंट में, प्राणियों का नामकरण करने के लिए प्राणी वर्गीकीविदों ने भी एक संस्था बनाई है। यानी कि जीवों, यानी कि जो प्राणी होते हैं ना, जंतु होते हैं, उनका नामकरण देने के लिए भी एक संस्था बनी है, जिसका नाम है ICZN। क्या नाम है, ICZN। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ, ये देखिए यहां पे, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बच्चे इसमें बहुत ही कंफ्यूज में रहते हैं कि यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे फॉर है, इसको याद नहीं रख पाते हैं, और क्या करते हैं एग्जाम में इसमें भी फॉर लगा के चले जाते हैं, और उनका गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा, जूलॉजिकल में क्या होगा, ऑफ होगा, और बोटेनिकल में फॉर होगा। किसी किसी बुक में आपको क्या होगा, दोनों में फॉर दिया रहता है, बट जो NCERT लिखती है आपको उसको याद करना है। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका नीट एग्जाम जो होता है वो पूरा 100% किस पे बेस होता है, NCERT पे बेस होता है। तो इसलिए आपको NCERT ही याद करनी है। NCERT लिखती है इंटरनेशनल कोड फॉर, तो बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होगा। अगर लिखती है इंटरनेशनल कोड ऑफ, तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर होगा। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। यानी कि वैज्ञानिक जो साइंटिफिक नेम होता है, उसकी यह गारंटी है कि पूरे विश्व में एक जीव का केवल एक नाम रहे। ये नहीं कि यहां पे कुत्ता बुला रहे हैं तो वहां पे कुकुर बुला रहे हैं, वहां पे फलानवा, वहां पे ढकनवा। तो इसीलिए क्या हो, साइंटिफिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव को क्या रहे, एक ही नाम रहे। वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम के एक नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। यानी कि जैसे एक का नाम मैंने रख दिया कुत्ता, तो उसका नाम कुत्ता ही रहे, यानी किसी और का नाम कुत्ता रख। जैसे इंसानों के नाम में क्या होता है, अगर एक कॉलोनी में अगर राहुल नाम का लड़का है, तो क्या होता है, दूसरे कॉलोनी में भी क्या मिल जाएगा, राहुल नाम का लड़का, फिर नेक्स्ट कॉलोनी में राहुल नाम का। ऐसे क्या होता है, राहुल नाम के लड़कों को क्या होता है, आबादी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसी तरह बबलू, बंटी और गुड्डू, छोटू, तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाते हैं जो बहुत सारे लड़कों के होते हैं। तो वैज्ञानिक नाम की क्या होती है, यह गारंटी होती है कि पूरे विश्व में उस जीव का केवल एक ही नाम रहे। नेक्स्ट पॉइंट, जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों का वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। एक विशेष नियम बनाए गए हैं, जिसका क्या करते हैं जीव विज्ञानी, उस नियम का पालन करते हैं और उसी नियम के हिसाब से क्या रखते हैं,
जीवों का नाम रखते हैं, प्लांट्स का नाम रखते हैं। प्रत्येक नाम के देखिए दो घटक होते हैं, यानी कि प्रत्येक नाम दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है वंश का नाम, जिसे हम लोग कहते हैं जेनरिक नेम। पहला क्या होता है? वंश का नाम, जिसे हम लोग कहते हैं जेनरिक नेम। और दूसरा क्या होता है? जाति का नाम। क्या होता है? जाति का नाम, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। इसे हम लोग हिंदी में जाति संकेत पद के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? जाति संकेत पद के नाम से या जाति के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानते हैं, यानी कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? इस प्रणाली को, जिसमें नाम के दो घटक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, यानी कि द्विनाम पद्धति। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर वो होता है जिसमें क्या होता है? किसी भी जीव का दो नाम होता है, यानी कि पहला नाम क्या होगा? वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम, यानी कि फर्स्ट जेनरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट नेम। ओके, अब क्या होता है? जिसका प्रयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं, यानी कि अब इस जीव वैज्ञानिक नाम जो है ना, जो साइंटिफिक नेम दिया गया है, उसका प्रयोग कौन कौन करता है? उसका प्रयोग विश्व के सारे वैज्ञानिक करते हैं। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, आम का एग्जाम्पल लेते हैं। आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। इसमें मैंजीफेरा क्या है? वंश के नाम को बताता है, यानी कि मैंजीफेरा किसको बताता है? वंश के नाम को बताता है। तथा इंडिका क्या बताता है? विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद को बताता है। किसको बताता है? विशिष्ट स्पीसीज या जाति संकेत पद को। अगर मैं बात करता हूं मैंजीफेरा, तो मैंजीफेरा किसको बताएगा? मैंजीफेरा बताएगा जेनरिक नेम को। किसको बताएगा? जेनरिक नेम को। और इंडिका किसको बताएगा? इंडिका बताएगा स्पेसिफिक एपिथेट को बताएगा। तथा इंडिका क्या है? विशिष्ट स्पीसीज जाति है, यानी जाति संकेत पद है। अब हम लोग जानते हैं द्विनाम पद्धति है ना, उसको लिखने के कुछ नियम होते हैं, और मैं आपको क्या करूंगा? इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजों के क्या करूंगा? साइंटिफिक नेम लिखवा दूंगा, और उसको आप याद कर लीजिएगा। और आपको और अगर जानना होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा आपको, या किताबें, एक दो किताबें साइंस की आती हैं, उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको हजारों साइंटिफिक नेम मिल जाएंगे जीवों के या प्लांट्स के। ओके, अभी सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये जो द्विनाम पद्धति है ना, इसको लिखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम दिए गए हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, उसको चलिए हम लोग जान लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि द्विनाम पद्धति लिखने के लिए उसके क्या क्या नियम है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं, यानी कि जो हम लोग नाम पद्धति लिखते हैं ना, उसके कुछ नियम वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। उसी तरह हम लोग को क्या करना है? कोई भी नाम लिखना है, अगर किसी भी जीव का नाम लिखना है, साइंटिफिक नेम लिखना है, तो हमें इन नियमों का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से नियम हैं। तो पहला नियम है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यानी कि कोई भी साइंटिफिक नेम होगा वो कैसा होगा? वो लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। और कैसा होगा? तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। यानी कि जो लैटिन लैंग्वेज लिखी जाती है ना, वो ऐसे 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 तिरछे अक्षरों में लिखी जाती है। ओके, इनका उद्भव चाहे कहीं भी हो, यानी कि ये कहीं से भी आपको मिले हों, लेकिन इन्हें क्या करना पड़ेगा? इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही समझा जाएगा। इनका क्या हो? उद्भव कहीं से भी हुआ हो, कहीं से भी आपको प्राप्त हुआ हो, लेकिन इसका उद्भव कहां समझा जाएगा? लैटिन भाषा का व्युत्पन्न ही समझा जाएगा। नेक्स्ट है, जैविक नाम का पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होता है। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि साइंटिफिक नेम का जो फर्स्ट नाम होता है ना, फर्स्ट नेम कैसा होता है? जेनरिक नेम, और सेकंड क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जैविक नाम को जब हाथों से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखा जाता है। देखिए, अब कोई भी आप साइंटिफिक नेम ले लीजिए, कोई भी साइंटिफिक नेम, उसको कैसे लिखना पड़ेगा? अगर लैटिन भाषा में अगर छपाई करके आप लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि कंप्यूटराइज लिख रहे हैं,
तो कैसे लिखना पड़ेगा, तिरछे अक्षरों में लिखना पड़ेगा। और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग आपको रेखांकित करना पड़ेगा, यानी कि अंडरलाइन आपको करना ही पड़ेगा, ये नियम है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हमारा पहला अक्षर वंश नाम को बताता है, वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा होना चाहिए, यानी जाति संकेत पद का जो अक्षर है ना वो छोटा होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं आम की, तो आम में क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, तो एम जो है वो क्या है, कैपिटल है, और आई क्या है, स्मॉल है। इसमें क्या बोल रहा है, जो वंश का यानी जेनरिक नेम है उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना वो कैपिटल होना चाहिए, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, वो कैसा होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। सेकंड टॉपिक क्या है, सेकंड टॉपिक है जाति संकेत पद के बाद अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखना चाहिए। यानी कि जब हम स्पेसिफिक एपिथेट नेम लिख लेते हैं तो सबसे लास्ट में किसका नाम लिखते हैं, लेखक का नाम लिखते हैं। जैसे देखिए आम का एग्जांपल लेते हैं, और आम में क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका लिखे, उसके लास्ट में किसका नाम लिख रहे हैं हम लोग, लिन, यानी कि साइंटिस्ट का नाम लिख रहे हैं। और मैंने इससे पहले कहा था ना कि कोई भी साइंटिफिक नेम लिखने के बाद अगर हम लोग हाथ से लिख रहे हैं तो क्या करना चाहिए, ऐसे अलग अलग उसको अंडरलाइन करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि आम का, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है, तो एक में अंडरलाइन कर देगा, एक तिरछा लिख देगा, एक में ऐसे 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 कर देगा, ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, या और एक में कर देगा नन ऑफ अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा जिस पे रेखांकित रहेगा उस पे क्लिक करिएगा। और एक तरह से क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि आम का साइंटिफिक नेम क्या है, सही आंसर सेलेक्ट करें, ठीक है, तो एक में क्या करेगा, एम को स्मॉल कर देगा। तो यहां याद रखिएगा कि जो जेनरिक नेम में फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैसा होगा, वो हमेशा कैपिटल रहेगा, और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट में क्या होगा, स्मॉल रहेगा, और अंत में क्या होगा, साइंटिफिक नेम लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नहीं नेक्स्ट टॉपिक से पहले देखिए क्या लिखा है, इसका अर्थ है सबसे पहले इस स्पीसीज को किसने खोजा था, लिनियस ने। हमारे जो कैरोलस लिनियस सर थे उन्होंने क्या किया था, इस स्पीसीज को खोजा था। इसीलिए आम के लास्ट में, आम का जो साइंटिफिक नेम है उसके लास्ट में लिन का क्या होता है, नाम आएगा, लिन मतलब लिनियस। नेक्स्ट टॉपिक है सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है, इसलिए ऐसे युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। कि हमारे इस धरती पे बहुत विविधता है, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, भूचाल सा आ गया है, और इस भूचाल को संभालने के लिए साइंटिस्टों ने एक ऐसी युक्ति लगाई है, सबको पहचानने के लिए, सबका विशेषीकरण करने के लिए एक ऐसी युक्ति लगाई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वर्गीकरण कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब देखिए वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गित किया जा सके। कि जो वर्गीकरण है वो क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने कुत्ता देखा, ठीक है, कुत्ते की आदत क्या होती है, कुत्ते की आदत होती है भौंकना, उसके बड़े बड़े दांत होते हैं, और किसी को देख के दुम हिलाना या फिर लबराना, हमारे लैंग्वेज में लबराना। तो ऐसा कैरेक्टर किसका होता है, ऐसा कैरेक्टर कुत्ते का होता है, ठीक। तो हम लोग कुत्ते का क्या कर दिए, उसका नाम वर्गीकृत कर दिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत करते हैं। इससे पहले ये जान लीजिए, ठीक है, सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत कर दिया, और उसके बाद क्या होगा, मैंने बोला कुत्ता, आपके दिमाग में किसका फिगर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में कुत्ते का ही फिगर बनेगा। और मैं बोल दूं बिल्ली तो बिल्ली का ही फिगर बनेगा, और मैं बोल दूं शेर तो आपके दिमाग में शेर का ही फिगर बनेगा। अगर मैं बोल दूं एल्सेशियन तो आपके दिमाग में किसका फिगर बन रहा है, नहीं बन रहा है, किसी का फिगर नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि आप एल्सेशियन को जानते ही नहीं है। और अगर मैं बोल दूं कि स्तनधारी या फिर मैमल्स, तो फिर आपके दिमाग में किसका फिगर बनेगा, कि ऐसे जानवर का फिगर बनेगा जिसके क्या होते हैं, बाह्य कान होते हैं, और क्या होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, और क्या होते हैं, जिसके स्तन होते हैं यानी कि ब्रेस्ट होते हैं, और जो अपने बच्चे को क्या कर सकता है, दूध पिला सकता है। ऐसे लोगों का फिगर बनेगा। और मैं बोल दूं अगर गेहूं, तो आपके मन में, आपके माइंड में गेहूं के पौधे का ही फिगर बनेगा।
चावल बोल दो, चावल के पौधे का ही फिगर बनेगा। ठीक है, यही जो विभिन्न प्रकार की कैटेगरी है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सा। कि गेहूं भी एक टैक्सा है, पौधे भी एक टैक्सा है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो जीव जंतु होते हैं वो भी क्या है, विभिन्न प्रकार के टैक्सा हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गेहूं के गुण था, वो कुत्ते का गुण था, वो शेर का गुण था, तो ये लोग क्या है, वो विभिन्न प्रकार के टैक्सा हैं। कुछ एनिमल के टैक्सा हैं, कुछ प्लांट्स के टैक्सा हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसलिए विशेषीकरण या कैरेक्टराइजेशन, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसे हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, तथा नाम पद्धति या नॉमेनक्लेचर, ये वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी के आधार हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको कोई भी जीव मिलता है, ओके, सबसे पहले आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, कुत्ते का ही लेता हूं, तो सबसे पहले कुत्ते का हम लोग क्या करेंगे, विशेषीकरण करेंगे, यानी कि उसमें देखेंगे कि उसमें विशेष प्रकार का क्या है। जैसे मान लीजिए उसमें विशेष प्रकार क्या है कि वो भौंकता है और दुम हिलाता है। ओके, उसके बाद हम लोग ने क्या कर लिया, अगर ये उसका विशेषी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कर लिया तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि उसकी हमारी पहचान हो गई। क्या हो गई, उससे हमारी पहचान हो गई। हम लोग पहचान लिए कि वो कौन सा जानवर है और किस कैटेगरी में रखा जाएगा। कुत्ते का क्या है, कुत्ते क्या है, शरीर पर बाल भी होते हैं, बाल होने के साथ क्या उसके स्तन भी होते हैं, यानी कि वो बच्चे भी पैदा करता है और उनको क्या करता है, दूध भी पिलाता है। तो इतना हम लोगों ने पहचान कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे मतलब अब क्या करेंगे, उसका वर्ग वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर उसके बाद करेंगे हम लोग नाम पद्धति, यानी कि उसका हम लोग क्या देंगे, एक नाम देंगे, पर्टिकुलर एक ऐसा नाम देंगे जो लोकल नाम नहीं होगा, जो सिटी नाम नहीं होगा, ठीक है, जो स्टेट नाम नहीं होगा, जो क्या नाम है, कंट्री नाम नहीं होगा, जो यूनिवर्सल नेम होगा। और यूनिवर्सल नेम सिर्फ एक होता है। जैसे कुत्ते का अगर साइंटिफिक नेम की बात करूं तो डॉग का साइंटिफिक नेम आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। याद रखिए, कमेंट में लिख के मुझे डॉग का साइंटिफिक नेम आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, अगर हम लोग अध्ययन की ये शाखा है ना, जैसे किसी का विशेषीकरण करके यानी कैरेक्टराइजेशन करके, पहचान करके, आइडेंटिफिकेशन करके, वर्गीकरण करके या फिर क्लासिफिकेशन करके या नाम पद्धति नॉमेनक्लेचर देने के बाद ये जो अध्ययन की ये शाखा है ना, वो क्या कहलाएगी, वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहलाएगी। और सिस्टमैटिक शब्द क्या है, लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है। किससे आया है, लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी कि जीवों को जिस कैटेगरी में अलग अलग अच्छे से रखा गया है ना, जीवों की क्या किया गया, नियमित व्यवस्था की गई है। और ये क्या कहलाएगा आपका, सिस्टमैटिक्स या सिस्टमा। अब देखिए, जो हमारे कैरोलस लिनेस सर थे ना, उन्होंने क्या किया था, अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा था, पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा था, सिस्टमा नेचुरी। पब्लिकेशन मतलब उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, और उस बुक में उन्होंने तरह तरह के पौधे और जानवरों का क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। अगर आपको ये देखिए, इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और मैं आपके लिए इसको फुल एंड फाइनल करूंगा तीसरे पार्ट में, जो आप लोग को काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें हम लोग हर्बेरियम के बारे में जानेंगे और की के बारे में जानेंगे, जूलॉजिकल पार्क के बारे में जानेंगे, म्यूजियम के बारे में जानेंगे, बॉटनिकल गार्डन के बारे में जानेंगे। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है और इन सब चीजों में बच्चों को काफी इंटरेस्ट आता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा वर्ग की संवर्ग, जिसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं वर्ग की संवर्ग कहते हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़ने हैं। देखिए, वर्ग की एक सोपान प्रक्रम नहीं है, यानी कि क्या है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। जिसमें क्या करता है, प्रत्येक सोपान क्या करता है, पद किसको प्रदर्शित करता है, अथवा वर्ग को, एक वर्ग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है।
इसलिए इसे वर्गीय संवर्ग या टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। और सभी संवर्ग मिलकर, क्या मिलकर? सभी संवर्ग मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ग की पदानुक्रम। क्या बनाते हैं? वर्ग की पदानुक्रम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी हिरार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी हिरार्की कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक संवर्ग जो होता है वर्गीकरण की एक किसको प्रदर्शित करता है? इकाई को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे वर्गक या क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। आप लोग टैक्सॉन याद रखिएगा, ठीक है? टैक्सॉन ही पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है? सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं किंगडम, संघ जिसे हम लोग कहते हैं फाइलम, अथवा भाग डिवीजन। यानी कि याद रखिएगा, जो भाग और डिवीजन है ना, हिंदी में भाग कहते हैं और इंग्लिश में डिवीजन, ये पौधों के लिए यूज होता है। जब हम लोग पौधों का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो उसमें हम लोग फाइलम की जगह क्या लिखते हैं? डिवीजन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिवीजन लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है वर्ग, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्लास, आता है। उसके बाद आता है गण, जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर। उसके बाद आता है कुल, जिसे हम लोग कहते हैं फैमिली। उसके बाद आता है वंश, जिसे हम लोग कहते हैं जीनस। फिर सबसे लास्ट में आता है जाति, इसे हम लोग कहते हैं स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है? सबसे छोटा होता है, ठीक है? क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा होता है। देखिए कितना बताओ, यहां देख लीजिए, सबसे बड़ा क्या होता है? किंगडम। उसके बाद जब नीचे आते जाएंगे ना, तो सबसे छोटा क्या होगा? स्पीसीज। स्पीसीज में किसी भी जीव को क्या होता है? क्लासिफाई करना बहुत इजी होता है, क्योंकि सबसे छोटा वर्ग यही होता है, सबसे छोटा ग्रुप यही होता है। और किंगडम में किसी भी जीव को क्लासिफाई करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि किंगडम में बहुत सारे जीव क्या होते हैं? आ जाते हैं। और स्पीसीज में मात्र गिने चुने ही आते हैं, कुछ ही आते हैं। जो मेन होता है पर्टिकुलर ना, जो नाम होता है वही आता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, आम की बात कर लेते हैं, ठीक है? मैंजीफेरा इंडिका। देखिए इसकी बात अगर करते हैं हम लोग, तो मैंजीफेरा ये क्या है? वंश है। ये क्या है? स्पीसीज है। यानी कि ये क्या है? सबसे छोटा है, क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा ग्रुप है। और इसमें क्या हुआ? इसकी मदद से हम लोग जान लिए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आम की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो स्पीसीज क्या होता है? सबसे छोटा ग्रुप होता है। इसको याद रखें। किंगडम क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, और स्पीसीज सबसे छोटा होता है। आप मेरी वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, और अपने जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, जो अपना क्या नाम है बायो से अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो 11th में हैं, या फिर आने वाले हैं, उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो सब बच्चे भी मेरी वीडियो देख के उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो प्लीज कमेंट किया करिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, या फिर मुझे कुछ सुधार करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, क्योंकि पढ़ाने में और लिखने में काफी मेहनत लगती है। इसलिए आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो पॉजिटिव कमेंट करिए, और गंदा पढ़ा रहा हूं या फिर बुरा पढ़ा रहा हूं तो नेगेटिव कमेंट के साथ आप ये भी बताइए कि मैं गंदा क्या पढ़ा रहा हूं, ताकि मैं उसको सुधार करके और अच्छा टीचर बनने की कोशिश करूं। फिर चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट भी जल्दी आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।